नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज हमने सोचा कि 3 जनवरी 2026 से जो एक धरना दिया जा रहा है धोरिमना की धरती पर राजस्थान सरकार के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ जिसको जिला पुनर्गठन संरचना कहा गया, उसको हमने सोचा कि आज कवरेज करने के लिए क्यों ना धोरिमना जाया जाए। जब हम धोरिमना गए तो वहाँ पर भाषण चल रहा था, हेमाराम चौधरी भी खड़े थे, नेताओं ने अपने अपने स्तर के ऊपर भाषण दिया। थोड़े ही देर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता भी आए, जिसमें ताजाराम शामिल थे, और सारे लोगों ने आकर के अपने अपने भाषणबाजी की। और जैसे ही भाषण दिया तो हमने सोचा कि ये एक इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन तब उधर से आवाज़ आती है कि अब एसडीएम ऑफिस जाएंगे और उनको ज्ञापन दिया जाएगा। तो जैसे धरना स्थल से रवाना हुए, हम भी रवाना हुए, और तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि जिस तरीके से आज बड़े जुलूस के साथ में सैकड़ों की संख्या के अंदर लोगों ने मिल करके और एसडीएम ऑफिस धोरिमना जाने का फ़ैसला किया। चूँकि ये जो धरना था ये धोरिमना से बाड़मेर रोड की ओर जाने पर था। हमने सोचा कि इस धरने के साथ साथ में हम जाते हैं और ज्ञापन की प्रक्रिया क्या होती है उनको देखते हैं, कवर करते हैं। तो बहुत सारे लोग थे बीच में, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, हेमाराम चौधरी जिंदाबाद, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, के विश्नोई मुर्दाबाद, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, जैसे बहुत सारे नारे थे। उसमें एक भी नारा था कि हमें वापस बाड़मेर में शामिल करो, बाड़मेर में शामिल करो। उस जगह से जा रहे थे जहाँ के विश्नोई के पोस्टर भी लगे थे, और उस पोस्टर के अंदर ये दर्शाया गया था कि जिस तरीके से जिले पुनर्गठन की संरचना हुई थी वो सही थी। उस पोस्टर से, वो पोस्टर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लगाए गए थे, उनके पास में से ज़बरदस्त तरीके से हू हल्ला करते हुए ये सारे लोग जा रहे थे। हंगामा था नहीं, लेकिन नारेबाजी ज़रूर थी। आगे आगे डिप्टी सुखराम बिश्नोई चल रहे थे, उनके पास में गुड़ा मलानी के सीआई कहूँगा कि सुतार साहब चल रहे थे, और उनके पास में दीप सिंह जो कि अपनी पूरी फौज के साथ में। और चूँकि ये इस बात को लेकर के जानते थे कि कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, कोई माहौल नहीं बिगड़े, सीधे चले, ब्रिज के नीचे से लेफ़्ट हुए, फिर से लेफ़्ट हुए, और एसडीएम ऑफिस के दरवाजे तक पहुँचे। और दरवाज़ा खटखटाया तो बीच में से आवाज़ आई कि एसडीएम साहब यहाँ नहीं है, एसडीएम साहब बालोतरा गए हुए। चूँकि अभी अभी जिला बालोतरा है तो किसी काम से, ज़रूरी काम है, और इस काम से गए हैं। हेमाराम चौधरी ने ज्ञापन किसी कार्मिक को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद फिर से जिस रफ्तार से आए थे उसकी 2 गुनी रफ्तार पकड़ी। हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में सारे लोग वापस धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचने, ज़रूरी बात है कि हम पत्रकार हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हेमाराम चौधरी से एक बाइट ली जाए, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए। कोशिश तो रहेगी बाइट की, इंटरव्यू की। अगर इंटरव्यू नहीं है तो बाइट लेने की कोशिश करेंगे। हम जैसे ही गए तो हेमाराम चौधरी एक विरासत नामक होटल में ठहर के, बीच में शायद वे कुछ जलपान की व्यवस्था के लिए गए थे। वहाँ से वे होटल से 5 मिनट ठहरे। वापस आता ही एक वरिष्ठ पत्रकार को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। हमने हमारा भी माइक्रोफोन तैयार किया, कैमरा फ़ोन, जो कैमरामैन है उनको भी तैयार करने के लिए कहा, अपने शस्त्र पानी सब तैयार कीजिएगा। सब ने तैयार किया। जब वरिष्ठ पत्रकार के साथ में करीब 20 से 25 मिनट का एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमने कहा कि हमारी बारी अब आई है, चूँकि हेमाराम चौधरी हमको एक इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के लिए हम इसलिए अभिलाषा की ओर थे चूँकि हेमाराम के इर्द गिर्द जो लोग, जो कॉकस, जो घेरा बना करके बैठे थे, उस कॉकस से जुड़े हुए लोग भी हमको कह रहे थे अब आपकी बारी आने वाली है। पत्रकार होने के नाते हम भी उस इंटरव्यू के लिए गए थे। हमने जैसे ही इंटरव्यू के लिए आगे कदम धरा, हेमाराम चौधरी ने हमारी ओर देखते ही मना कर दिया, इंटरव्यू नहीं देंगे आपको। हमने कहा हम पत्रकार हैं, चूँकि आपने बाइट भी नहीं दी, अब आप बाइट तो दे दीजिएगा, इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे। पीछे से आवाज़ आई कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आपको निष्पक्ष बातें करनी चाहिए। हमने कहा हम पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष हैं, और हम, हमारा धर्म है वो पूरा अदा कर रहे हैं। जिले को लेकर के, जिले पुनर्गठन को लेकर के जिस तरीके से जो फैसला हुआ है, आप सरकार के खिलाफ है, लेकिन आप उसके हानियों को बता रहे हैं, आप नुकसान को बता रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल चीज़ बताइएगा, तथ्य के साथ बताइएगा। कोई बात चूँ भी नहीं बोला। वहाँ आरएलपी के ताजाराम भी मौजूद थे, हेमाराम चौधरी भी थे, मनोहर बिश्नोई भी मौजूद थे, प्रधान प्रतिनिधि भी थे, दिनेश कुलदीप भी थे, हरिराम जाजरा भी वहाँ मौजूद थे, डालूराम वकील भी मौजूद थे। सब लोग मौजूद थे जो कांग्रेस से संबंधित थे, सब लोग मौजूद थे। पीछे की ओर जो बैनर छपा था, उस बैनर को एक बार चेंज किया गया, क्योंकि वहाँ पर 3 जनवरी 2025 लिखा था। अब मैंने वहाँ जाकर के देखा तो मुझे 2 चीज़ मिली। 3 जनवरी 2026 तो लिखा था, लेकिन किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं था।
इससे वे बार बार बताने की कोशिश में थे कि ये धरना किसी पार्टी का नहीं, किसी जनता का था। हमने कहा चलिएगा, ये भी ठीक है। सवालों की बौछार आज बहुत ज़्यादा करनी थी, चूँकि हेमाराम एक बुजुर्ग नेता है और वो किसी हॉस्पिटल को चेक करने के, जो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए जा रहे थे, और इतने में उनको सूचना मिली कि जिले की पुनर्गठन की रचना हुई है। तो वे तुरंत बिना हॉस्पिटल चेक करवाए अहमदाबाद से वापस लौटे। हमको ये जानकारी मिल रही थी और वो वापस लौटने के बाद धरने पर बैठ गए। उनके साथीगण भी कह रहे थे उनको कफ की शिकायत थी। हमने कहा चलिएगा ठीक है, हम भी संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनशील होकर के बातचीत करेंगे। देखिए, इंटरव्यू का आप लोग जानते हैं, आज का ये कोई एपिसोड नहीं है, ये मेरी एक निजी राय है। इंटरव्यू के 2-3 तरीके होते हैं। जब सामने वाले व्यक्ति वयोवृद्ध है, उनकी उम्र है, तब इंटरव्यू में तीखे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में तीखे सवाल की बजाय संवेदनशील सवालों को पूछा जाता है। और जब समय कम मिलता है तो आवश्यकता अनुसार ही और ज़रूरी सवाल पूछे जाते हैं, जिससे जनता को हमेशा चाहत होती है। युवा नेता हो तो हम हमेशा अपने अंदाज के अंदर 3rd डिग्री वाला सवाल पूछते हैं, जिससे अमूमन बेबाक सवाल बोला जाता है। हम हमेशा पूछते हैं। हम केवल कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी और अन्य लोग हैं, अन्य पार्टी के जो भी नेता हैं, हम उनसे भी सवाल पूछते हैं। जब बारी आएगी के बिश्नोई की इंटरव्यू के साथ में, हम भी उनके साथ में हम तीखे सवाल पूछेंगे। लेकिन हमको इंटरव्यू से मना कर दिया गया। जी तोड़ मेहनत की, लेकिन इंटरव्यू नहीं मिला। अब हमसे 1 मिनट पहले किसी वरिष्ठ साथी को आधे घंटे का इंटरव्यू मिलता है और हमको नकारा जाता है हमारी शक्ल सूरत देखने के बाद। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। चलिए, हमने कैमरामैन से कहा कि हम चलिएगा। हम जैसे ही उस पंडाल से बाहर की ओर आए तो हमारे पीछे से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ताजाराम ने आवाज़ लगाई कि चलिएगा, हम आपको इंटरव्यू देते। हमने कहा हम आपसे इंटरव्यू नहीं लेंगे। जब आपके दिग्गज नेता, जब आपके इस पूरे कमेटी से, इस धरने से जुड़े हुए दिग्गज नेता इस बात को लेकर के नदारद हो जाते हैं और वो पहले इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हमको देखने के बाद नदारद हो जाते हैं, चलिएगा हमने नहीं लिया इंटरव्यू। तब उन्होंने कहा इंटरव्यू ले लीजिएगा। तो हमने ताजाराम से इंटरव्यू लिया। अब उन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या बातें कही, आप इस वीडियो के अंदर देखिएगा। और गुड़ामालनी से 6 बार के विधायक अपना रात्रिकालीन शयन कक्ष इसी धरने में बिताते हैं। सवाल ये है कि 3 दिनों तक धरना चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक जूं भी नहीं रेंगाई है। ताजाराम जी, 2 दिन कहाँ थे आप? मेरा कोई पारिवारिक काम था, इसलिए घर पे था। जैसे ही 2 तारीख को अधिसूचना जारी हुई कि गुड़ामालानी और धोरिमना को बालोतरा ज़िले के अंदर शामिल कर दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि जनता के अंदर भारी आक्रोश है। अगर समय रहते सरकार ने इस निर्णय को नहीं बदला तो वह सड़कों पर संघर्ष होगा। और आज आप देख रहे हो हज़ारों की संख्या के अंदर इस धोरिमना और गुड़ामालानी के क्षेत्र के नौजवान और किसान सड़कों पर संघर्ष कर। मैं समझ रहा हूं, लेकिन केवल धोरिमना के अंदर ही यह धरना क्यों है? धरना तो गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के हेडक्वार्टर पे होना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप केवल धोरिमना के बाड़मेर में, जो बालोतरा में जाने के खिलाफ है। आक्रोश गुड़ामालानी और धोरिमना की जनता का सहम है। जो धोरिमना की जनता चाहती है वही गुड़ामालानी की जनता चाहती है। पहले हमारा मन था कि गुड़ामालानी उपखंड मुख्यालय पे धरना करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट मंत्री पर आरोप लगाना चाहूँगा कि गुड़ामालानी में धरना देने के लिए किसानों के पास, नौजवानों के पास जगह नहीं है। पिछले 7-8 महीने के अंदर जितनी भी आबादी भूमि थी, गोचर भूमि थी, वो सुनो जितनी भी गोचर भूमि थी, जितनी भी आबादी भूमि थी, सब जगह अतिक्रमण हो गए। गुड़ामालानी के अंदर किसानों और नौजवानों के धरना देने की जगह नहीं थी, इसलिए धोरिमना के अंदर भी जगह धरना दिया गया। और अगर आवश्यकता पड़ी तो गुड़ामालानी की सड़कों पर भी बैठ जाएगा। ये धरना अनिश्चितकालीन है, यह अनिश्चितकालीन धरना है। समय रहते सरकार ने इस निर्णय को चेंज नहीं किया, गुड़ामालानी और धोरिमना को बाड़मेर जिले के अंदर शामिल नहीं किया, तो आप देखना आगामी दिनों के अंदर धोरिमना की सड़कें भी जाम होगी, गुड़ामालानी की सड़कें भी जाम होगी। एक नए आंदोलन का आगाज इस मालानी की धरती से किया जाएगा, जो पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा। ताजाराम जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केवल गुड़ामालानी के धोरिमना के साथ हो या खिलाफ में है, या फिर पूरे के पूरे जिला पुनर्गठन की संपूर्ण रचना के खिलाफ है? देखिए, हम जो गुड़ामालानी क्षेत्र के लोगों को जो इधर उधर बखेरने का काम किया है, आडेल मांगता को बाड़मेर में, धोरिमना गुड़ामालानी पाइला को बालोतरा के अंदर, इस तरह से जनता को बिखेरने का काम किया, इस के खिलाफ है हम। और निश्चित तौर पर समय रहते अगर सरकारों ने इस निर्णय की तरफ ध्यान नहीं दिया तो महासंग्राम होगा और बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जो भी आवश्यकता होगी। कुछ लोग हमें डरा रहे हैं कि हम पुलिस की लाठी से आपको डरा देंगे, वो कर देंगे।
तो ये ताजा राम की बातें आपने सुनी, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, लेकिन जैसे ही ताजा राम के इंटरव्यू से हम निकले, एक घेरा था, उस घेरा ने हमको घेर लिया। उस घेरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति थी, उनकी बातें बड़ी संवेदनशील थी। लेकिन इस पूरे क्लाइमैक्स के बाद अब हमने ये सोचा कि अब जो ज़मीनी स्तर की बात है क्या। अब बात यह है कि हरीश चौधरी बाड़मेर से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके मंत्री के बिश्नोई और राजस्थान सरकार के ऊपर शायद इसीलिए लगातार दे दनादन आरोप लगा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि बायतू के कहीं विधानसभा क्षेत्र बायतू के 2 टुकड़े नहीं कर दिया जाए, क्योंकि बायतू को अलग थलग किया गया है, बालोतरा से हटा करके बाड़मेर में शामिल किया गया है। सवाल ये है कि जब कल्याणपुर को बालोतरा से हटा करके, माफ़ कीजिएगा, जब कल्याणपुर को बाड़मेर में शामिल किया जा रहा था तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। जब हेमाराम स्वयं ने सरकार में मंत्री रहते हुए पंचायतों का पुनर्गठन किया था, तब गुड़ामालानी के राजकीय महाविद्यालय के पीछे से, यानी कि अहिंसा सर्किल गुड़ामालानी और राजकीय महाविद्यालय के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है, और उस राजकीय महाविद्यालय के पीछे की और जितनी भी क्षेत्रफल था उसको जीवाणुओं के ढाणे में सम्मिलित किया गया, कोई विरोध नहीं हुआ। अब सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रही हैं, 3 जनवरी 2026 को धरना दिया था, 6 जनवरी 2026 का आज का वक्त है, सरकार को जूं भी नहीं रहेगी। मतलब 6 बार के विधायक, भले हारे हुए हो भले जीते हुए हो, कम से कम पिछले 50 वर्षों से अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हल्के में ले लिया है। उनके खिलाफ या उनके पक्ष में उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया या इस जिला पुनर्गठन को लेकर के न तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कोई बयान आ रहा है, न ही गुड़ामालानी के विधायक और मंत्री के बयान आ रहे हैं, न राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं, न कैलाश चौधरी के बयान आ रहे हैं, न आदूराम मेघवाल के बयान आ रहे हैं, न हमीर सिंह भायल के, महंत प्रतापपुरी, किन्हीं का जिक्र कर लीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से हल्के फुल्के दम घोटू शब्दों के साथ में मदन प्रजापत ने कल एक बालोतरा के अंदर बयान दिया था कि ये सारी रचना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सिवाय बोला कौन? अगर मांगता को धोरिमना जो इनका क्षेत्र है उनको हटा करके अगर बाड़मेर में शामिल किया जाता है और धोरिमना को अगर बालोतरा में शामिल किया जाता है तो धोरिमना के प्रत्येक गांव को ये दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत किनको थी? गांव से एक भी लोग नहीं थे। लोग थे रोली के, राम जी के गोल से, गुड़ामालानी के लोग थे, बाड़मेर से लोग आए थे। धोरिमना का राजस्व गांव से निवास करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनेताओं को अपनी खिसकती ज़मीन को देखने के बाद में उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा जो वजूद है वो यहाँ से डगमगाता रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आज जिस तरीके से क्षेत्रों का बंटवारा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कल को जनगणना हो जाए और परसों के दिन अगर परिसीमन होने के बाद में गुड़ामालानी को 2 भागों में डिवाइडेड करे, बायतू को 2 भागों में डिवाइडेड करे और बालोतरा पट्टी का एक नया ही लोकसभा क्षेत्र स्थापित करे। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जो एक बनी बनाई हुई राजनीतिक ज़मीन है वो भारतीय जनता पार्टी हड़प न ले। सरकारें कोई भी हो, सरकारें अपने स्थिति के अनुसार डिसीजन हमेशा लेती आई है। पहले किसी को देख लीजिए आप, क्या आपातकालीन इंदिरा गांधी ने नहीं लगाया? क्या वो देश की भलाई के लिए था? भलाई के लिए नहीं था, वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए और उनको रोकने के लिए कि सत्ता ने डगमगाए उसके लिए स्थापित किया गया था, उनको लागू किया गया था। लेकिन वो पूरे देश के ऊपर एक कलंक है। ये कोई बात सानी किसी से नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें फिर से निकल कर के आए कि हेमाराम जिद करके बैठे हैं कि 3 साल तक धरने से नहीं हटूंगा। लेकिन बीजेपी सरकार की भी एक अड़ियल नीति है कि सरकार फैसला देने के बाद पीछे हटती नहीं है और हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर कैविएट और दायर कर दिया, मतलब अदालत को साफ कह दिया है कि सरकार का पक्ष जाने बिना आप एक तरफा निर्णय नहीं दे सकते। इधर हेमाराम की जिद है, उधर सरकार की अड़ियल नीति है। हेमाराम की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरएलपी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है इस लोकतंत्र के अंदर। लेकिन ताजा राम का एक बयान वो आज भी मुझे सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप ये समझ रहे हैं कि हम इधर ही बैठे रहेंगे, इधर नहीं। आवश्यकता पड़ी तो हम बालोतरा को भी कूच करेंगे और जयपुर जाना हुआ तो उसको भी कूच करेंगे, क्योंकि राजस्थान के नौजवान चुपचाप नहीं बैठे हैं। अब राजस्थान के नौजवान चुपचाप नहीं बैठे हैं या कुछ कार्यकर्ता नहीं बैठे हैं या कुछ नेता नहीं बैठे हैं, ये तो समय के पास में जो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी बतलाते नहीं है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, मैं मनोज बिश्नोई। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ।